आज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सेल सिग्नलिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत अप्लाइड तरीके से इसको पढ़ना और समझना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको समझ सकें। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, अगर इस वर्ड को देखें तो तीन वर्ड है इसमें। पहला है रिसेप्टर, दूसरा है टायरोसिन, दूसरा है काइनेज। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को जब हम पढ़ना चाहते हैं, इन तीनों शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में तीन शब्द है जिसका कि अर्थ मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो रिसेप्टर है, सो इट इज अ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर है तो इसका सिग्नल भी होगा। दूसरा है टायरोसिन। टायरोसिन है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। और तीसरा है काइनेज। काइनेज एक एंजाइम का फंक्शनल नेम है, फॉस्फोराइल ट्रांसफर, ठीक है। तो ये जो तीन अलग अलग शब्द है, इन तीनों शब्दों का क्या आपस में रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को हम ऐसे समझते हैं कि जब सिग्नल रिसेप्टर पर आता है तो इसके टायरोसिन में फॉस्फेट जुड़ जाता है, ठीक है। ये इतना दो रिसेप्टर का ही हिस्सा है, ठीक है। सो अगर इसको हम समझें, जब सिग्नल रिसेप्टर से बाइंड करता है तो रिसेप्टर में जो टायरोसिन है उसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है। सामान्य शब्दों का हेरा फेरी है ये। जब ये फॉस्फेट जुड़ता है तो ये फॉस्फेट देता कौन है? ये फॉस्फेट देता है एटीपी, अर्थात इस फॉस्फेट को देने वाला एटीपी होता है, जो अपना 3 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट यहां देता है और एडीपी बाहर निकलता है। सो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोराइल ट्रांसफर, इसलिए काइनेज टर्म यूज किया गया। इसका मतलब ये एक ऐसा रिसेप्टर है जिसमें कोई सिग्नल जुड़ेगा तो रिसेप्टर में जो टायरोसिन है उसमें फॉस्फेट जुड़ जाएगा। इस चीज को और थोड़ा सा व्याख्या करके देखते हैं हम लोग। जब व्याख्या करके देखते हैं तो ये समझ में आता है कि आरटीके जो है इज अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर। मतलब ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन में होता है। पहला पॉइंट जो है वह यह है कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर ये एक्सिस्ट करता है, ठीक है। और अगर इसके हम सिग्नल्स को देखें, कॉमन सिग्नल्स ऑफ आरटीके, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का रिसेप्टर है एक आरटीके। दूसरा है प्लेटलेट्स derived growth factor, that is called PDGF, ये है। तीसरा है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, that is FGF। फिर आगे है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, सब प्रोटीन है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, और ये है EGF, ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा
सोमैटिक सेल फैक्टर SCF इससे बिलोंग करता है। मतलब आप देखें कि ग्रोथ से रिलेटेड कितने सारे फैक्टर्स हैं और इन सभी फैक्टर्स का जो कॉमन रिसेप्टर है वह है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। सो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को हम मानते हैं कि ये शरीर के लिए, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बहुत महत्वपूर्ण रिसेप्टर है। तो ये तो सब वाइटल काम करता है। जितने भी आप ये ग्रोथ फैक्टर्स देखते हैं, ये सभी सेल डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग इसको पढ़ा करते हैं। अब इससे आगे बढ़े हम लोग, और आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो आरटीके हैं, इनके बीच के संबंध के लिए इसके स्ट्रक्चर में कौन सी ऐसी बातें होती हैं उसको हमको देखना चाहिए। मैं बस ऐसे एक टिपिकल डायग्राम बनाने जा रहा हूं, आप सब इसको देखिए। ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन में हम एक टिपिकल एग्जांपल जो ले रहे हैं एग्जांपल, वह है इंसुलिन रिसेप्टर का, ठीक है। इंसुलिन रिसेप्टर को हम लोग कॉमन वर्ड में INSR भी कहते हैं। ये INS एक साथ लिया जाता है, INS और रिसेप्टर R लिया जाता है, तो ये INS रिसेप्टर, ठीक है, इसे हम लोग INSR कहते हैं। बढ़िया। अब ये INSR जो है, इसको कैसे हम लोग देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर कमिंग एंड डीलिंग विद स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर देखिए, मैं डायग्राम, ये एक डायमेरिक यूनिट है। मतलब रिसेप्टर जो होता है उसमें दो यूनिट होते हैं। ये कभी आप देख रहे हैं रेड कलर से, इसको मैं कलर भी कर दे रहा हूं ताकि आप इसको कभी भूले नहीं। मेरे साथ आप लोग भी ये स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। एक डायमेरिक, और दूसरा हिस्सा जो है वो हिस्सा एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक सिर्फ सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है जो आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देखने पर हमें ये लगता है कि बड़ा यूनिक फीचर इसका कुछ दिख रहा है। ये जो बाहर है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा सब यूनिट, और ये जो मेम्ब्रेन में से हम लोग बोलते हैं बीटा सब यूनिट। ये जो अल्फा सब यूनिट है, ये ऑन एक्स्ट्रा साइटोसोलिक फेस, ऑन द एक्स्ट्रा साइटोसोलिक फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल के बाहरी हिस्सा में। जबकि बीटा सब यूनिट जो है इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, और इसका ये जो है दिस इज कॉल्ड साइटोसोलिक डोमेन, मतलब ये साइटोप्लाज्म है। और देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये साइटोसोल है। तो ये इसका स्ट्रक्चर का एक पिक्यूलियर फॉर्मेट है। और
अब इस फॉर्मेट को हमें समझना है, क्योंकि हमने इंसुलिन का लिया तो इंसुलिन का ही सही। जब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमको टायरोसिन की बात आती है। वही टायरोसिन का हम कहते हैं कि टायरोसिन यहाँ है, ठीक है, और इसी टायरोसिन से फॉस्फेट जुड़ता है जब ये एक्टिव होता है। अभी देखो सब में फॉस्फेट जोड़ दिए हैं, तो अगर सब में फॉस्फेट जोड़ देंगे तो हमको सिग्नल भी लाना पड़ेगा भाई, तभी हो पाएगा। सिग्नल, अब ये जो है ये है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? डाइमर है, मतलब दो मॉलिक्यूल इंसुलिन है। तो यहाँ पर फॉस्फेट दिख रहा है जुड़ते हुए। अब इसको डिटेल करते हैं। डिटेल इन द सेंस क्या? अब इसको हम दूसरे स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग इसको समझिएगा। ये तो मेम्ब्रेन हो गया। अब मैं इसको एक रे डायग्राम से समझाता हूँ, आप लोग समझिएगा। ये इसका रिसेप्टर हो गया, ठीक है। ये देखिए, अब आप गौर करेंगे कि नीचे वाला जो साइटोसोलिक डोमेन है उसमें कुछ केव है, गुफाएं हैं, लाइक दिस वन। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये सभी केव लाइक जो अंदर की ओर धसे हुए। करेक्ट। अब क्या होता है, मैं इस केव को थोड़ा सा और भी बड़ा करता हूं, ठीक है, आपके समझने के लिए, थोड़ा डायग्राम को बताने के। लाइक दिस वन। और इस केव में जो यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होगा, अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन। टायरोसिन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से। ये एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हमें दिखता है। CS2, एक बेंजीन रिंग और OH। यही टायरोसिन का स्पेसिफिकेशन है। यहां मैंने OH पर एक लाल रंग का गोला डाला है, इसलिए कि ये OH बड़ा महत्वपूर्ण है। अब एक यहाँ पर स्पेसिफिक टायरोसिन है, एक यहाँ पर स्पेसिफिक टायरोसिन है, एक सपोज करो यहाँ पर स्पेसिफिक टायरोसिन है। अभी इन सब टायरोसिन का जो साइड चेन है वो स्केव की तरफ ही है। दिख रहा है ये OH। ये भी हम दिखा दिए OH। यहां भी हम दिखा दिए OH। ये हो गया टायरोसिन। अभी ये केव में है तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, ये छुपा हुआ है, ठीक है। हम लोग बोल दे रहे हैं कि हिडन टायरोसिन रेसिड्यूज अभी अंदर धसा हुआ है। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई सिग्नल इससे बाइंड करता है, देखिए, जैसे ही कोई सिग्नल इससे बाइंड करता है, मतलब यहां सिग्नल बाइंड किया, अब तुमको डायमेरिक लेना पड़ेगा कि उस सिग्नल कभी अकेले बाइंड नहीं करता है, तो डायमर ले लिए। इसमें बदलाव हुआ,
अगर मैं पिछले डायग्राम देख लेता हूँ, अच्छा इस तरह से। और बदलाव होने के कारण क्या हुआ कि ये इस तरह से एक्सपोज हो गया, ये भी इस तरह से एक्सपोज हो गया। अब रिजल्ट क्या था, जो टायरोसिन अंदर छुपा हुआ था और वो बाहर की ओर दिख रहा है, अब वो एक्सपोज हो रहा है, उसका एंड जो है वो क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए टायरोसिन आ गया, उसका ओएच एक्सपोज हो गया। इसी तरह से सभी टायरोसिन का ओएच एक्सपोज हुआ। जैसे ये टायरोसिन एक्सपोज होता है फिर क्या होता है, क्या बदलाव इसमें आता है, उसको देखना पड़ेगा, और इस बदलाव के कारण क्या होता है। जैसे ही टायरोसिन एक्सपोज हुआ, इसी में इसका एंजाइम भी इनबिल्ट होता है। ठीक है ना, देखो मैं दिखा रहा हूं, यही एंजाइम भी है। ये जो ब्लू डायोड है, इसका एंजाइमेटिक नेचर। ठीक है, हर चीज को थोड़ा सा रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ता है। ये जो आप ब्लू कलर का डॉट देख रहे हैं, ये क्या है, टायरोसिन काइनेज। ये टायरोसिन काइनेज एंजाइम है, और ये क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। देखिए सारा टायरोसिन काइनेज क्या हो गया अपने अपने जगह पर। अच्छा, स्पेसिफिक पोजीशन होता है। अब जैसे ही एक्टिव होगा तो क्या होगा, वही होगा मंजूरे ऊपर वाले के होगा। तुरंत यहां पर एक एटीपी आएगा, उससे एडीपी निकलेगा। इसमें 3 फॉस्फेट, इसमें 2 फॉस्फेट, और एक फॉस्फेट जो है वो यहां जोड़ दिया जाएगा। एक फॉस्फेट यहां जोड़ दिया गया। ठीक इसी प्रकार से सभी टायरोसिन के पास एक एक फॉस्फेट उसके बेंजीन रिंग में जोड़ दिया गया। जो भी स्पेसिफिक पॉइंट पर है फॉस्फेट, वहां जोड़ दिया टायरोसिन ने फॉस्फेट। अब जैसे ही ये फॉस्फेट यहां पर जुड़ते हैं, एनर्जी लेवल जो है इसका बदलता है और ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि द आरटीके आरटीके एक्टिवेट्स। आरटीके क्या हो गया, एक्टिवेट कर। देखिए एक बीटा सब यूनिट है ये। ठीक है, इस बीटा सब यूनिट में एक एक्टिवेशन लूप रहता है जो अंदर की ओर छिपा। जो हिडन बता रहे हैं ना, वो थोड़ा सा वहां तो इसे समझाने के लिए बताए। ये एक हिडन लूप है ये अंदर में छुपा हुआ है। तो थोड़ा हम डार्क एक कलर कर दें ताकि आपको ये एक जो बेल्ट टाइप दिख रहा है ना, तो आपको अलग सा। ओके 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 ओके, ठीक है, ये दिख रहा है। और यहां पर क्या होता है, स्पेसिफिक पोजीशन पर टायरोसिन होते हैं, और वो टायरोसिन जो होते हैं, देखिए कैसे उस टायरोसिन का, ये टायरोसिन। ठीक है, और यहां पर उसका OH हो गया, ये भी एक टायरोसिन है। यहां इसका OH हो गया, ये भी टायरोसिन है। यहां स्केच हुआ है, सभी अंदर धंसा हुआ है। ठीक है, एकदम छुपा हुआ है सब। छुपने का क्या कारण है कि अभी इसको कोई सिग्नल नहीं मिला है, इसलिए सब छुपा हुआ है। इसको यहां अंदर छुपाने में, इसको होल्ड करके रखने में
एक एस्पार्टेट अमाइनो एसिड होता है, एस्पार्टेट, वो इसको होल्ड किए हुए अपने पास ताकि ये बाहर नहीं निकले। यहां जो 3 टायरोसिन देख रहे हैं, उन तीनों टायरोसिन का नंबरिंग भी कर देते हैं। देखिएगा, पहला जो टायरोसिन है उसका जब नंबरिंग सीक्वेंस में उसको ढूंढा गया कितने नंबर पर है, वो था 1158, 1158वां पोजीशन। दूसरा था 1162, 1162। आपको याद नहीं करना है, बट आपको एक समझने का मौका मिल रहा है। और तीसरा जो ये था वो था 1163, 1163वें पोजीशन पर टायरोसिन। और ये जो स्पार्टेट है, ये स्पार्टेट था 1132, 1132वें पोजीशन पर। इसको हम ब्लैक कर देते हैं, 1132। आप देखें, सबका पोजीशन फिक्स है। अर्थात जो स्पार्टेट, स्पार्टेट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं। इसका पोजीशन क्या था, 1132। टायरोसिन का पहला पोजीशन क्या था, 1158। दूसरा टायरोसिन का क्या पोजीशन था, 1162। तीसरे टायरोसिन का क्या पोजीशन था, 1163। ये सब पोजीशनिंग में है। स्पार्टेट क्या कर रहा है, अभी इसको पकड़ के रखे हुए। क्यों पकड़ के रखे हुए, क्योंकि अभी कोई सिग्नल नहीं आया है। अब जैसे ही एक सिग्नल ऐड होता है, साइंस में हम लोग स्टेप बाय समझना होता है। अब यहाँ पर इंसुलिन आ गया साहब। अब इंसुलिन आते ही इस स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आएगा, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आएगा। जो एक्टिवेशन लूप है, ये मैंने नाम शायद वहां लिखा नहीं था। ये जो है ना, ये दिस वन इज एक्टिवेशन लूप, जो अभी क्या है, हिडन है, अंदर धसा हुआ है, छुपा हुआ है। अभी क्या हुआ, ये जो एक्टिवेशन लूप है, लूप ये एक्सपोज्ड हो गया। अभी छुपा हुआ था, अभी ये बाहर एक्सपोज्ड हो गया। थोड़ा सा हम लोग कलर कर देते हैं जैसे हम लोगों ने किया था, तो जस्ट सी इट। अब भी आराम से इसको कलर कर दीजिए झटपट, और मेकिंग योर मेमोरी शार्प, ठीक है। दिस इज द वे। ओके, और ये तो आपका है ही ब्लू कलर का। मैं एक सिंबॉलिक ब्लू कलर यहाँ कर देता हूँ, और मैं उतना वक्त नहीं जाया करूंगा पूरे को डायग्राम को रंगने के लिए। दिस इज फॉर अ सिंबॉलिक ब्लू कलर। ओके, अब आप गौर करें कि अब तो साहब सब बाहर हो गया, स्पार्टेट तो यहीं रह गया। 1132वां पोजीशन वाला स्पार्टेट यहीं रह गया। बट 1158 वाला टायरोसिन जो था, वो टायरोसिन एक्सपोज हो गया। एक्सपोज होते ही यहां पर क्या जुड़ गया, फॉस्फेट। 1162वां पोजीशन वाला जो टायरोसिन है, वो भी एक्सपोज हो गया, उस पर भी एक फॉस्फेट जुड़ गया। 1163वें पोजीशन पर जो टायरोसिन था, उसमें फॉस्फेट जुड़ गया। अब ये जो तमाम फॉस्फेट आप देख रहे हैं, ये सभी हाई एक्टिव एनर्जी का पार्ट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा काम तो एनर्जी में ही है। एनर्जी के बेसिस पर हम एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये यहाँ जो मोड़ा गया है, इसलिए मोड़ा गया है कि वहां पर एक CS2 होता है। अब साहब ये तो सब एक्टिव हो गया, अब इससे निकलने लगा धदरा, सब एकदम खौल गया कि अरे हम तो एक्टिव हो गए हैं, अब तो हम काम करके रहेंगे। जैसे ही ये इस प्रकार से इसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, ये एक्टिव हो जाता है। अच्छा, ये जो फॉस्फोराइलेशन है खुद ब खुद तो होगा नहीं, उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है। आइए हम थोड़ा सा एंजाइम को भी ऐसे आपको दिखाते हैं।
इसका एंजाइम था एक्टिव हो गया, इसका एंजाइम भी एक्टिव हो गया, इसका एंजाइम भी एक्टिव हो गया। इस प्रकार से टायरोसिन काइनेज जो है वो एक्टिव हुआ और कोरस्पॉन्डिंग टायरोसिन के फॉस्फेट जोड़ दिया। तो ये एक्टिवेशन लूप जो है, और ये है बीटा सब यूनिट एक्टिवेट हो गया। ये जो है, ये है साइटोसोलिक डोमेन में, साइटोसोलिक डोमेन में ये काम हो रहा है। तो एक्टिवेशन लूप जब भी मूव करता है, एक्टिवेट होता है, तो हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनाकर ही वो एक्टिवेट होता है। ये अभी आपने जानकारी प्राप्त किया सिग्नलिंग सिस्टम। अब क्या कि कोई भी सेल में, एक सेल है ये, ठीक है, मान लो इंसुलिन का ही रखें, तो इंसुलिन का एक टारगेट सेल है, तो टारगेट सेल है तो हम उसको बोलते हैं लीवर सेल, लीवर सेल है। अब यहाँ क्या है भाई, अब यहाँ पर तो आपको 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट है, ठीक है। अब जब यह एक्टिवेट होता है, इसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए विराजमान है। अब इस डीएनए तक कैसे पहुंचेगा संदेश, तो यहां से ऑर्डर में घटनाएं होती हैं, और इन घटनाओं के कारण एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है, और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर डीएनए से बाइंड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं आरटीके, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।